अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है वो एक लॉ है जो बहुत ही छोटा सा लॉ है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत है। अभी आपने पीछे 2021 वाली अमेंडमेंट्स देखी थी तो वो बिल्कुल इसी पे आई थी और राइटली आई थी, लेकिन हमने उसको ज़रा बड़ा अपोज किया और हाई कोर्ट ने एंड पे स्ट्रक डाउन कर दिया जो पंजाब की अमेंडमेंट्स आई थी। खैर, वो है पंजाब सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962। एक्चुअली ये सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस है तो इसको पंजाब सिविल कोड्स, पंजाब की अमेंडमेंट करके तो पंजाब का कर दिया गया है, लेकिन ये है सारे सूबों के लिए सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962 का है। अब क्योंकि पंजाब वर्ड कर दिया गया तो ये पंजाब हमारे पाकिस्तान, अब पंजाब के अंदर इसको लोकल बना दिया गया है। ये बना कब था? 8 जनवरी 1962 को, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 जनवरी 1962। जो MCQs टाइप पेपर आते हैं ना, ADA वगैरह के या किसी भी और लाइक MCQs टाइप भी होते हैं ना पेपर, तो उसमें ये पूछ लेता होता है ये डेट, ये है प्रोमोलगेशन की डेट, और एक होती है इन्फोर्समेंट की, तो वो कहता है इन्फोर्समेंट सेम डे ही हो गया था, ठीक, इनटू फोर्स एट वंस। ठीक है। अब कभी पूछा जाता है पर्पस ऑफ लॉ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पर्पस क्या होता है। अब लोग ढूंढते हैं, किसी किताब में लिखा होगा, किसी की बुक में लिखा होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही लॉ कोई बनता है ना, ये देखें तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी सी लेन लिखी होती है, वो इस पूरे पर्पस को, पूरे लॉ का क्या मकसद है बनाने का, क्यों बनाया गया, वो उसको सम अप कर देता है। तो वो पढ़ना चाहिए, हम इसको हमेशा छोड़ देते हैं। An ordinance to amend and consolidate the law relating to civil courts in the province of the Punjab। इसका मतलब क्या है कि उसने कहा जो लॉ बने हुए हैं उनको कंसोलिडेट करना या अमेंड करना सिविल कोर्ट्स का पंजाब के अंदर, ये इसका पर्पस है। अब पर्पस इसका ये है कि रेगुलेट जो एक पूरा सिविल कोर्ट्स हैं जितने भी, एक तो सिविल कोर्ट्स कौन सी हैं, ठीक है, वो सिविल कोर्ट्स को जो रेगुलेट करना है वो किसने करना है? सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत करना है। किसने करना है, कैसे होना है, कितने जजेस होंगे? अभी आप जज अपॉइंट होने जा रहे हो, सिविल जज, ठीक है, या एडिशनल सेशन जज, तो वो कैसे अपॉइंट होंगे, कहाँ से पार आएगी, कौन करेगा, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या नंबर्स होंगे, फिर इवन दो जजेस सिविल जजेस हैं या एडिशनल सेशन जजेस हैं या आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, वो कहाँ बैठेंगे, कौन सुपरवाइज करेगा, केसेस कौन सबसे पहले सुनेगा, ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन किसकी है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किसकी है, टेरिटोरियल क्या है, कौन सीनियर है, किसके पास कौन सा केस चलेगा, अगर कोई नहीं मौजूद तो फिर उसकी जगह कौन काम करेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है तो कौन काम करेगा, अगर सिविल जज नहीं है तो कौन काम करेगा, ठीक है। इवन दो कोर्ट के अंदर जो मोहरें चल रही हैं, सील्स चल रही हैं, वो कैसे बनेंगी, वो किस तरह की होंगी। इवन दो के जो पिटिशन राइटर्स बैठे हुए हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर, वो कैसे काम करेंगे, वो लाइसेंस लेंगे, वो सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर शॉर्ट पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो इसका नाम क्या है, ये कहाँ तक लागू है और कमेंस कब हुआ, ठीक है। तो ये आपने देखना है। वो कह रहा है इसका नाम तो है पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस, एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब है और इनफोर्स एट वंस है, इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस। नंबर सेकंड है डेफिनेशंस। डेफिनेशन कहता है और जहाँ कहीं भी है इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब पंजाब गवर्नमेंट है, दूसरी हाई कोर्ट का मतलब लाहौर हाई कोर्ट है क्योंकि पंजाब है। लैंड का मतलब, हम लैंड की डेफिनेशन इसमें है, उसको आपने मद्देनज़र रखना है। मीन्स लैंड विच इज़ नॉट ऑक्यूपाइड एज द साइट ऑफ एनी बिल्डिंग
in a town or village and is occupied or has been let for agriculture purpose or for purposes subservient to agriculture or for pasture and include the sites of buildings and other structure in such lands. एग्रीकल्चर लैंड्स, उसके लिए हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा है, उसके ऊपर वो लागू होता है। बाकी तमाम जितने भी अर्बन एरिया होंगे वो सारों के ऊपर ये लागू होगा। तो वो लैंड कह रहा है उसके अंदर ये शामिल है। फिर लैंड सूट, उस लैंड के बारे में, सूट रिलेटिंग टू लैंड आर टू एनी राइट और इंटरेस्ट इन लैंड, वो सूट होगा। लैंड सूट उसको कहते हैं। प्रेस्क्राइब मतलब रूल्स में प्रेस्क्राइब होगा। स्मॉल काज, अब ये स्मॉल काज की जगह उन्होंने स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस और कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2002 आ गया, तो वो है। फिर अनक्लास सूट, अनक्लास सूट के जो पता नहीं है उधर है सिविल है में जाएगा या उधर जाएगा, कौन सा सूट है? कहता है मीन अ सूट विच इज नाइदर अ स्मॉल काज नॉर अ लैंड सूट। स्मॉल कॉज होता है छोटे छोटे केसेस हैं जितने भी। अब स्मॉल कोर्ट माइनर ऑफेंसेस आप देखते हो, कोर्ट फीस नहीं लगाई जी, तो ये स्मॉल कॉज कोर्ट है, ये केस है। और लैंड का जो लैंड और उसके क्या हो ना, नाइदर स्मॉल कॉज आ रहा और ना ही लैंड सूट आ रहा, वो अनक्लास्ड है। ठीक है। इसी तरह वैल्यू, वो तो फिर यही डिटरमिन करेंगे ना। फिर वैल्यू यूज विद रेफरेंस टू मीन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। इसी तरह सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, क्लासेस ऑफ कोड्स। कौन सी? सिविल कोड्स। जिसी तरह क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स हमने पढ़ी, कहाँ है? 6, सेक्शन 6 CRPC। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है। 3 में कौन सी क्लासेस हैं सिविल कोड्स की? नंबर 1 उसने कहा बिसाइड्स आ कोड इस्टेब्लिश अंडर स्मॉल कॉज एंड माइनर ऑफेंसेस भी कोर्ट्स हैं। बिसाइड उधर हाई कोर्ट से शुरू करता है, बिसाइड्स हाई कोर्ट, हाँ, कि हाई कोर्ट भी है। यहाँ पे सिविल कोर्ट एंड माइनर मतलब स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्ट्स हैं, और उसके साथ द कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर एनी अदर इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो भी हैं। देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स। कौन सी? कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल जज। ठीक है। ये सारी 3 ही क्लासेस बताई उसने स्मॉल कॉजेज के साथ। नंबर 4 सिविल डिस्ट्रिक्ट्स किसको कहते हैं? उसने कहा सिविल डिस्ट्रिक्ट वो है जिस तरह गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि एक डिस्ट्रिक्ट को सिविल डिस्ट्रिक्ट कह देती है। ठीक है। उसका एक लिमिट हेडक्वार्टर बना देती है। जिस तरह हम अब लोकल गवर्नमेंट्स देखते हैं तो उसके अंदर जो ज़िला है, लाइक जैसे 36 आपके ज़िले हैं पंजाब के। ठीक है। तो इसी तरह ये सिविल डिस्ट्रिक्ट्स भी वही कहलाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो उस सिविल डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके एक हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, किसको? मैनी पर्सन्स एज नेसेसरी डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड पोस्ट अ डिस्ट्रिक्ट जज टू ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। और सेम पर्सन एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, लेकिन है नहीं, मतलब ये 2 ज़िलों का एक डिस्ट्रिक्ट जज है, लेकिन ये हाई कोर्ट है जी। फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गवर्नमेंट कंसल्ट हाई कोर्ट से करके जितने उनको चाहिए हों वो नेसेसरी अपॉइंट कर सकती हैं जी। 6 में ये कह रहा है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डिस्चार्ज फंक्शन करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज एज द डिस्ट्रिक्ट जज में असाइन टू देम, उसको देगा वो उसके मुताबिक काम करेंगे और पार सेम उसकी यूज़ करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ। ओरिजिनल, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7। ठीक है। ये बहुत दफ़ा आता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की होती है। तो पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जो पहली अपील ही है वो जाएगी हाई कोर्ट। वो इसलिए कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है एक्चुअली ये सिविल जज है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज की है। ठीक है। जब है डिस्ट्रिक्ट जज की तो फिर ओरिजिनल जो सिविल जुरिस्डिक्शन यूज़ करेगा वो डिस्ट्रिक्ट जज करेगा।
ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त क्योंकि रश वर्क बहुत है, वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस को कर देता है। बिजनेस वो होता है जो कोर्ट्स के अंदर काम चलता है सारा, उसको बिजनेस कहते हैं। वो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को और सिविल जजेस को, फिर हमारे यहाँ जो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इसके पास है, दावा भी फिर इसी के पास दायर होना चाहिए ना। लेकिन वो फिर सिविल जो कोर्ट के अंदर एक सीनियर सिविल जज आता है, अगर तो वहाँ है, अगर तो हेडक्वार्टर में वो है तो फिर तो सारा साइन उधर ही होंगे ना, उसी के पास ही दायर होंगे, वो फिर किसी सिविल जज को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। कि कहीं और किसी एनेक्टमेंट में बता दिया जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन सिविल ओरिजिनल सिविल सूट्स विदाउट लिमिट एज रिगार्ड्स द वैल्यू। ठीक है, अच्छा सर, मतलब वैल्यू को कोई मदन वैल्यू डिस्ट्रिक्ट जज जो है ओरिजिनली वो एक्सरसाइज करे सिविल जी, अदरवाइज ऑन कंट्रारी कोई इनैक्टमेंट है तो वो लागू होगा। हाँ वो है ही नहीं। वो है नहीं, लेकिन सर इसमें हाई कोर्ट जो है वो सिविल जजेस को भी तो एक्सरसाइज कर सकती है। देखिए सीपीसी प्रोसीजर है, जी सर। उसके अंदर वो कहता है कि अगर सिविल जज, अब आपने यहाँ पे पढ़ा है कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है एंड कोर्ट ऑफ सिविल जज है। उसने सेक्शन 15 सीपीसी, सेक्शन 15 सीपीसी क्या कहता है कि फाइल या इंस्टीट्यूट अ सूट किसको, लोएस्ट ग्रेड वाली, तो लोएस्ट ग्रेड सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट, ठीक है तीन, इसीलिए तो उसने यहाँ पे ये इसके अंदर तीन इसीलिए तो उसने बताई थी क्लासेस, किसने, सर। जो डीजे, सिविल एडीजे एंड सीजे जी। सर, जो के सिविल सूट जो हमारी है सिविल कोर्ट्स हैं वो जो डिसाइड करेंगी तो वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए करेंगी, है ना सर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन 7 में तो कह रहा है कि सोल जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की है, हाँ वही असाइन करेंगे। हाँ बिल्कुल Additional बिल्कुल भी बिल्कुल और बिल्कुल वही सही civil judge। जी। तो मैं वही कर रहा हूँ, दायर उसी के पास ही होता होगा। तो मतलब यही रूल है। हाँ। तो उनकी जो ऑर्डर पास होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के या सिविल कोर्ट्स के, तो वो यानी कि यही समझा जाएगा कि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। नहीं 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 नहीं, अब यही तो आगे जाके बात करेगा ना कि अपील किसके पास जानी, अपील किसके पास, जी सर। ये बात आगे जाके आपको क्लैरिफाई करेगा। ठीक है सर। ठीक है, वो 17-18 में। ठीक है सर। ठीक है, वो कह रहा है कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को मद्देनजर रखना है, अपील में अपील में भी और सूट दायर करते हुए भी। दायर करते हुए भी, ठीक है सर। अब इस बात को आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करेगा। 8 में कहता है सिविल जजेस कौन होते हैं कैसे, जैसे उसने 5 में 6 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस बताया था, इसी तरह 8 में वो सिविल जजेस बता रहा इनके अपॉइंटमेंट है। वही हाई कोर्ट करेगा कंसल्ट करके किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। नंबर भी यही बताएगा कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन रूल ये आपके हर दफ़ा आती है। आप देखिएगा कि यही अप्लाई उधर भी होता है। ठीक है, कहाँ, सिंध में। तो सिंध की तो आप सिविल दावा की एक वैल्यू दी हुई, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी आप दायर करते हो वहाँ पे। अच्छा, ठीक है ना, तो वो उनकी अपनी ये आते सिविल हैं। सूट आप हाई कोर्ट में हाँ, बता वो उन्होंने पेक्यूनरी लिमिट्स बताई हुई हैं। सकते। ओके सर। मतलब 10,000, 50,000, लाख होगी, 2 लाख तक डिस्ट्रिक्ट ये जज। सिर्फ पंजाब के, हाँ, ये पंजाब की बात है। ठीक है, अच्छा, सिविल जजेस ये 8 में बता रही है कि नंबर भी होंगे, हाई कोर्ट करेगा कंसल्ट करके किस, गवर्नमेंट। नो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ये, ठीक है। इसके साथ आप सेक्शन कौन सा पढ़ते हो सीपीसी का, 6, ठीक है। और साथ में इसके पढ़ते, इसकी लिमिट्स कितनी है 9 के अंदर, फर्स्ट क्लास की कितनी है, अनलिमिटेड, और सेकंड क्लास की कितनी है 50 लाख, ठीक है, 5 मिलियन, 5 मिलियन, ठीक है। और थर्ड क्लास की 1 मिलियन, 10 लाख, ठीक है। ये 5 मिलियन है एंड ये 1 मिलियन है, ठीक है। तो ये इसकी पेक्यूनरी है। अब आपने तो अपना दावा खुद देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं दावा कहाँ दायर करूँ, ठीक है सर। ठीक है। जब अनलिमिटेड सिविल जज फर्स्ट क्लास को कर दिया तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे क्यों? जाएंगे
और लेकिन सर जब अपील करनी है तो देन भी वो अलग बात है, वो भी पेक्यूनरी चेक करनी है, चेक करनी है, ठीक है। वो हम 17 में जाके 18 में पढ़ते हैं, 18 के अंदर उसने उसकी बना दी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। अच्छा, ये 2016 में बढ़ी थी, पहले कम थी, 16 के बाद इन्होंने चेंज कर दी थी, ठीक है। 5 मिलियन है उसकी, सेकेंड और 1 मिलियन थर्ड क्लास की और फर्स्ट की ऑलरेडी। अनलिमिटेड। अच्छा, इसी तरह फिर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन है कि कौन में जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिविल जजेस कौन कौन किस किस कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, तो वो डायरेक्शन देते हैं, उसके मुताबिक वो क्या करेंगे। सिविल जजेस हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा जुरिसडिक्शन की, वो उसके मुताबिक लोकल लिमिट को वो डिफाइन करेगा वहाँ तक कि वो सारे केस सुन सकते हैं। एंटरटेन कर। जी, एक्सरसाइज बाय सिविल जजेस ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। मैंने क्या कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सर्टन प्रोसीडिंग्स में सिविल जज एज ए डिस्ट्रिक्ट जज काम करेगा, ओके सर। ठीक है। जिस तरह उसने सक्सेशन एक्ट है 1925 का, तो वे उसने क्या कहा, द हाई कोर्ट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी सिविल जज एज अ डिस्ट्रिक्ट जज to take cognizance of or any district judge to transfer to a civil judge under his control any proceeding or class of proceeding under this act। वो कह रहा है या तो डायरेक्ट वो कह देगा कि ये सिविल जज, या डिस्ट्रिक्ट जज को कह देगा तू ट्रांसफ़र कर दे, जिसको भी कर देगा वो एज ए तेरी ही पावर यूज़ करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज में विड्रॉ एनी सच प्रोसीडिंग टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय आर ट्रांसफर टू अ सिविल जज। यानी सिविल जजेस को जो है ना विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट असाइन भी कर सकते हैं प्रोसीडिंग एंड विथड्रॉ भी। जी, proceeding taking cognizance by a transfer to a civil judge as the case may be under this section shall be disposed of by him subject to rule applicable to like proceeding when disposed of by the district judge। वो फिर जैसे डिस्पोज ऑफ करेगा जैसे वो डिस्ट्रिक्ट जज। इसी तरह 13 प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट्स, मतलब जिथे उन्होंने जगह दे दे के बह जा कि इतने बह जाओ वो उत्थे बह जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, तमाम सिविल कोर्ट्स जिस एरिया में हैं, जहाँ पे उन एरिया को बताया जाएगा, ठीक है, वो फिर सबऑर्डिनेट किसकी हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट की हैं। ऑल तो हाई कोर्ट, हाँ, ऑल हाई कोर्ट की ही है। और अगर जनरल सुप्रीडेंट्स देखी जाए, नहीं, आपने इसके अंदर कैटेगोरिकली आपने देखना है कि ये ऑल सिविल कोर्ट्स इन द एरियाज टू विच दिस ऑर्डिनेंस एक्सटेंड जहाँ तक ये होता है। बी सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ओके सर, ऑल सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट। हाँ जी, एंड सब्जेक्ट टू जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट जज shall have control over all civil courts within local limits of his jurisdiction, ठीक है। तो वो फिर हाई कोर्ट उसको कह सकता है, जनरल सुपरिटेंडेंट जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, नहीं जनरल भी हाई कोर्ट ही लेगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव कंट्रोल ओवर ऑल कोर्ट्स विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन। पूरे सूबे की तो हाई कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्ट्रिक्ट के पास दे दिए। अच्छा, फिर है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, तो वही डिस्ट्रिक्ट जज के पास है कि सिविल ये सुनेगा, फैमिली ये लोग फैमिली सुनेंगे, ये लोग जो है वो प्रियम्पशन के सुनेंगे, ये आपका मतलब वो खुद ही बता देखता है। हाँ जी, वो हाई कोर्ट भी तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो इसी तरह यहाँ पे उसने कहा डिस्ट्रिक्ट जज रिटन ऑर्डर के ज़रिए कहेगा कि ये काम जो है ये फ़लाँ करेगा और ये फ़लाँ करेगा, लेकिन वो बियॉन्ड जुरिसडिक्शन नहीं जा सकते, वो अपनी ही डायरेक्शन जो इशू की जाए। हाँ, अब आपने एक पढ़ते होते हो ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, किस में, सीपीसी में 150 के अंदर, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस यही होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट के साथ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी को। मतलब एक कोर्ट ख़त्म हो गई तो उसका आपको आप ए था, ए से आपको दे दिया जाए तो वो सारा बिजनेस आपको ट्रांसफ़र होगा। फिर डेलीगेशन ऑफ पावर बाय डिस्ट्रिक्ट जज, वो डेलीगेट भी पास कर सकता है, किसी को भी दे सकता है। वो 14-15 जो सेक्शन है, हाँ, वो किसी भी एडिशनल को दे सकता है या सिविल जज को भी दे सकता है कि तू एज ए जज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज काम करे। ट्रांसफ़र की भी हो सकती है, वो 14-15 सेक्शन जो पीछे हमने पढ़े उसमें भी
ये जो कंट्रोल और सुपरवाइडिंग वो भी कर सकता है। तो वो सारे काम डिस्ट्रिक्ट जैसे कर सकता है वैसे वो भी कर सकता है। फिर है आपका 17, 18। मैंने कहा इसके चैप्टर्स आपके 4 हैं। पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी है 1 से 2 तक, दूसरा चैप्टर सिविल कोर्ट्स है 3 से 16 तक जो हमने अभी पढ़ा है, और जो अभी तीसरा कर रहे हैं इसके अंदर 2 ही सेक्शन है 17, 18। ये जुरिसडिक्शन इन सिविल अपील्स है। अगर सिविल अपील में जाना है हाँ, तो फिर कैसे? उसने कहा अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कैसे होंगी? उसने कहा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी इनेक्टमेंट फॉर द सेम बीइंग इन फोर्स। कहीं और लिख दिया जाए तो वो अलग बात है। एन अपील फ्रॉम अ डिक्री or order of district judge or additional district judge exercising original jurisdiction lie to the हाई कोर्ट। ठीक है, जनरली जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपील है डिस्ट्रिक्ट जज की वो हाई कोर्ट जाएगी। एंड एन अपील शैल नॉट लाई टू द हाई कोर्ट इन केस ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट from a decree or order of an additional district judge in any case in which if the decree or order has been made by the district judge an appeal would not lie to that court। ठीक है, तो जब एडिशनल करेगा तो डिस्ट्रिक्ट है ना, हाँ तो फिर तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। नहीं, वो यहाँ पे यही कह रहा है कि हाई कोर्ट में नहीं जाएगी जब वो डिक्री और ऑर्डर जानी वहाँ चाहिए नहीं। ठीक है, तो फिर वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्चुअली पार तो डिस्ट्रिक्ट जज वाले इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी किसी सूरतें ऐसी होती हैं कि जो एडिशनल फैसला करेगा वो पहले डिस्ट्रिक्ट सुनेगा। तो वो सूरत यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा कोई केस हो सकता है इन एनी केस इन विच, ठीक है, इफ़ द डिक्री और ऑर्डर हैज़ बीन मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर है डिक्री है, ठीक है, एन अपील वुड नॉट लाई टू दैट कोर्ट। ठीक है, वो नहीं भी हो सकती, वहाँ पे जा सकती। 18 क्या कहता है? कहता है अपील्स फ्रॉम सिविल जजेस। तो वो सिविल जजेस वाली बात। अब देखिए इसके अंदर ये 18 है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या कहता है इसमें? वही पिक्यूनरी वाली बात। जी सर, अगर वो 50 लाख है, 50 मिलियन सॉरी 50 मिलियन है, मतलब 5 करोड़। एक्सीड करेगा तो हाई कोर्ट में, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। हाँ जी, अगर इससे एक्सीड करेगा, ठीक है, ज़्यादा होगा तो 50 मिलियन से, तो फिर कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। अदरवाइज कहाँ रहेगी? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। पहली अपील। अब ये अपील पहली की बात करें, फर्स्ट अपील। हाँ, फर्स्ट अपील कहाँ भी जा सकती है? सिविल भी, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी जा सकती है, हाई कोर्ट भी जा सकती है। तो ये है वो, इसके अंदर वो नोटिफाई करते हैं गाए बगाए कि कौन से फंक्शन, रिसीव अपील कैसे होनी है, और लास्ट जिस तरह उसने सारी बातें वो हाई कोर्ट में जानी है, तो इन सूरत में, अदरवाइज वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। ये बात है। अगला चैप्टर 4 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, ये 19 से ऑनवर्ड टोटल है 27 तक। ये एक्चुअली सप्लीमेंटल है, यानी कि जो असिस्ट करती है। ये आखिरी चैप्टर है आपका 4 चैप्टर। ये क्या कहता है कि पावर्स, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर। कहता है व्हेनेवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ द स्टेट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड with any powers under this ordinance throughout any local area is transferred or posted at any subsequent time to an equal or higher officer of the same nature within a like area, he shall, unless the High Court otherwise direct or he has otherwise direct, exercise the same power in the local area to which he is so transferred or posted। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी बंदे को किसी जगह, किसी जज को, सिविल जज को, फर्स्ट क्लास, सेकंड या थर्ड को, या किसी और जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इट डजेंट मीन कि वो वहाँ जाके उससे बड़ा जज हो जाता है। उसको जहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा वो वही रहेगा, ये नहीं कि उत्थे जाके बड़ा अफसर लग गया। नहीं सर, वो सेम पार करेगा। तो ये 19 है। 20 है प्रोविजन रिगार्डिंग पिटीशन राइटर्स। जैसे मैंने कहा था कि पिटीशन राइटर्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो पिटीशन राइटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हाई कोर्ट कंसल्ट करेगा किसके साथ? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, और फिर रूल्स बनाएंगे
इस ऑर्डिनेंस के तहत कि कौन पर्सन पिटिशन राइटर बैठ सकते हैं कोर्ट के अंदर, और क्या उनके लाइसेंस रेगुलेट किस तरह होंगे, इशू उनको राइटर किया जाएगा कि वो अपना बिजनेस वहाँ चला सकें, और वो कितनी फ़ीस लेंगे, मतलब एक पिटिशन लिखने की, एक पेज की कितने पैसे लेंगे, ये भी डिटरमिन करने हैं। एंड फिर क्या होगा, और कौन सी अथॉरिटी अगर वो ब्रीच करे तो इन्वेस्टिगेट या उनको पेनल्टी दे सकती है, तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट मिलकर बता सकते हैं। फिर सेक्शन 21 है टेम्परेरी वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। अगर वो बीमार है या कहीं चला गया है, छुट्टी पे है, या किसी और इमरजेंसी है, तो फिर कौन होगा। उसने कहा कोई भी एडिशनल जज, अगर एडिशनल है ही नहीं तो फिर किसी सिविल जज को कर दे। हाँ बस ये वो एक वैकेंसी के सुन वापस आके रिज्यूम ना कर ले, वही बात। अगली बात डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज अगर नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट जज अपनी पावर डेलीगेट करके जा सकता है ना। डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है, अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। मतलब किसी, हम देखते हैं कि हम जाके दावा कहाँ दायर करते हैं, सीनियर सिविल जज के पास, तो वो अपनी पावर उसने डेलीगेट की हुई है। तो ये सेक्शन 22 कहता है। 23 कहता है अगर सिविल जज कोई नहीं तो फिर वो ये डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो भी उस वक्त है वहाँ पे, वो ये कहेगा कि जनाब ड्यूटी जज इस वक्त कौन है, तो वो फिर एक किसी और जज को साइन कर देंगे कि अब वो टेम्परेरी नहीं है तो उसकी जगह ये काम करेगा। ये 23 है। और 24 आपका ये सूट बायर अगेंस्ट गवर्नमेंट वाली बात है। उसने कहा जहाँ जिस जगह पे जो रहता है, जिसका कोर्ट है या जहाँ पे है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट में दावे सुने जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो जुरिस्डिक्शन में नहीं आते वहाँ वो नहीं सुने जाएंगे, ठीक है। और वो भी नहीं सुने जाएंगे जिन पे स्पेशल लॉ बन चुके हैं, जैसे गार्डियन जज का बन गया, आपके जो है वो फैमिली है, ठीक है, वो फिर वही कोर्ट सुनेंगे वो फैमिली, वो फिर जैसे ल्यूनेसी एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, तो या फिर आपका कोई भी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, तो वो सारे वो सुनेंगे। ये सेक्शन 24 पे सवाल अक्सर आया होता है। नो सिविल कोर्ट नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन इन ओरिजिनल सूट्स विदाउट लिमिट्स एज रिगार्ड वैल्यू and no court of the small causes shall receive, entertain or register any suit in Pakistan or any area, any of its province or any public officer as defined। अब public officer 217 में डिफाइन किए गए CPC में, ठीक है, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करेंगे उनके खिलाफ दावा नहीं हो सकता, जो जुरिसडिक्शन के बिना हो, जो उसकी उतनी वो पेक्यूनरी लिमिट्स हैं वो, ठीक है, तो वैल्यू के हिसाब से वो नहीं सुनेगा। लेकिन इन एवरी सच केस द प्लेंटिफ हैज़ बीन रेफर्ड टू द कोर्ट ऑफ अ सिविल जज हैविंग जुरिसडिक्शन। पीछे नो जुरिसडिक्शन वाली बात कर रहा था, यहाँ हैविंग है। इन ओरिजिनल सूट्स, ये याद रखिए, ये 24 बाज़ात लोगों के पास किताबें ऐसी हैं कि वो कराची पे भी यही अप्लाई हो रहा है, सारों पे तो वो निकी निकी करके अमेंडमेंट्स करके वो बड़ा झंझट डाला हुआ है, वो वहाँ से समझ नहीं आती। तो इसलिए कह रहा हूँ इसको प्रॉपरली देख लीजिएगा आप अपनी किताब में भी, तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन ओरिजिनल सूट्स विदाउट लिमिट्स एज रिगार्ड वैल्यू सूट्स बी इंस्टीट्यूटेड ओनली इन कोर्ट। अगर करना है तो कहाँ पे, जहाँ पे शैल बी हर्ड एट द हेड क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब हेड क्वार्टर ज़िला ये है तो हेड क्वार्टर लाहौर के सिटी में है, बाकी मॉल टाउन भी है, ज़िला कचहरी भी है, तो और जगह पे भी कोर्ट्स बैठते हैं। उसने कहा नहीं, अगर फिर आए तो हेड क्वार्टर में सुनाया जाएगा। और नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अप्लाई टू अ सूट रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, ठीक है, आर एनी अदर सूट मेयरली बिकॉज अ पब्लिक ऑफिसर इज अ पार्टी। आप कहो जो पब्लिक ऑफिसर पार्टी है तो मैं इसके खिलाफ दावा करने सिविल में जा सकता हूँ। उसने कहा नो, रेलवे के अपने लॉज हैं। हाँ जी, एज अ मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, उसने कहा नो। उसने कहा क्यूरेटर, गार्डियन, मैनेजर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ प्राइवेट पर्सन आर स्टेट इन वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट डेलीगेशन डिक्लेरेशन ऑफ द पावर्स, किस चीज़ की, ऑर्डर 32 सब रूल 4 का सब रूल 4, ठीक है, ये बायर अगेंस्ट माइनर और आपका इनसेन पर्सन है, ठीक है, तो ऑर्डर 32 उसके तहत
फिर 195 सक्सेशन एक्ट के तहत 69 70 लुनेसी एक्ट, 7, 18 और 42 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और एनी प्रोविजन ऑफ एनी पंजाब एनेक्टमेंट रिलेटिंग टू कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ये वाली उसने कहा इसके बारे में। एंड हॉलीडेज़ की लिस्ट दे दी जाती हैं हर साल। लाहौर की हॉलीडेज़ और होंगी, आपके लाहौर से बाहर कसूर की हॉलीडेज़ और होंगी, वहाँ बाबा बुल्ले शाह का मेला आता है तो शायद उसकी लोकल हॉलीडे हो। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हैं दाता साहब तो उनका मेला आता है। पाकपतन में अगर जाएंगे तो वहाँ पे बाबा साहब लाइक वहाँ का मेला है, तो उनकी छुट्टियाँ हॉलीडेज़ लोकल और हो सकती हैं। तो वो जो हॉलीडेज़ होंगी ये स्पेसिफाई कर दी जाती हैं, ऑफिशियल गैजेट में लिस्ट बना दी जाती है और ये हाई कोर्ट ही करता है। तो ये गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके एक लिस्ट दे देती है, ये छुट्टियाँ हैं। अब लोकल हॉलीडेज़ की वजह से छुट्टी हो तो अलग बात है, अदरवाइज हाई कोर्ट ही पूरा बताएगी। एंड सील्स ऑफ कोर्ट, मैंने कहा स्टैम्प्स जो होती हैं उसका स्पेसिमेन इसने दिया हुआ है, एमए नहीं होंगी। उसने कहा वो यूज़ जो होंगी वो क्या हो गया, सर्कुलर सील होगी, 2 इंचेस इन डायामीटर होगी, बेरिंग राउंड इट्स सरकमफ्रेंस होगा एंड द टाइटल ऑफ कोर्ट इन इंग्लिश एंड उर्दू स्क्रिप्ट में लिखा होगा। एंड इन सेंटर अ डिवाइस, उसके अंदर क्या होगा, इंप्रेशन ऑफ अ क्रीसेंट मून, चांद सितारा होगा, ठीक है, विद द हॉर्न्स, उसके ऊपर सींग बड़े बड़े। वो आप देखते हो नहीं, वो मोर लगाता है तो मोर के अंदर आप कभी देखना सारा कुछ होगा। हाँ जी, हाँ उसके अंदर वो सारा कुछ होता है। हाँ जी, एंड अपवर्ड सरमाउंटेड बाय स्टार्स एंड द said seal shall be delivered to and kept in the custody of presiding officer of the court। और रूल्स बनाए जा सकते हैं, हाई कोर्ट कभी भी अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ रूल बना सकता है। इन पर्टिकुलर किस चीज़ में, सुपरविजन ऑफ ऑल सिविल कोर्ट्स के बारे में बना सकता है, विजिटेशन इंस्पेक्शन के बारे में बता सकता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस को एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल किसको देना है वो भी बनाया जा सकता है, प्लेस एंड टाइम ऑफ हॉलीडेज ऑफ सिविल कोर्ट्स वो भी बनाया जा सकता है, फीस टू बी चार्ज प्रोसेस इशूड बाय सिविल कोर्ट, कितनी फ़ीस चार्ज करनी उसके बारे में भी रूल बनाए जा सकते हैं, फीस पेबल इन सूट और प्रोसीडिंग, कितनी फ़ीस लगानी इसके बारे में भी, एंड मैनर विच प्रोसीडिंग ऑफ सिविल कोर्ट शैल बी केप्ट एंड रिकॉर्ड, वो उसके बारे में बना सकते हैं। तो ये जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने क्लासेस कहा, जैसे मैंने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, अपील्स, ठीक है, इसी तरह वो 24 का भी आ सकता है प्रॉपर। बस ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका जो एक लॉ है वो आज ख़त्म हुआ और यही टोटल था। थैंक यू वेरी मच।